अभी उनके बड़े बेटे पे मुकदमा था ही, अली पे भी मुकदमा हो गया, बड़ा बेटा फरार था, दूसरा बेटा भी अली भी फरार हो गया। तो ऐसे मुश्किलात में कौन चुनाव लड़ता है या कौन जाके डायरेक्ट दुश्मनी लेता है। अक्लमंदी थी उनकी नहीं। मुसलमान के दिमाग पे एक नशा सवार था कि बीजेपी को हराना है, हटाना है, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। मुसलमान अकेले थोड़ी ना बैरिस्टर साहब की सरकार बना दे। उनका जो कोर वोटर है समाजवादी का 19 से 20% शिफ्ट हो गया बीजेपी, उस पर कभी कोई सवाल नहीं करता। जो 83% वोट समाजवादी को दिए हैं वही मुसलमान ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब ने हरा दिया। कहाँ से हरा दिया भाई? अगर आप 0.5% ओवैसी साहब वोट पा गए हैं, आप उस पर सवाल करें। आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैंने आपको 83% वोट किए, आप क्यों नहीं जीत पाए? नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सैफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, इन सभी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में थी उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन लोगों का जो भरोसा था इस पार्टी पर क्यों नहीं टिका और इतने कम वोटों पर कैसे समेट गई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंच से शोषित वंचित समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे और मुसलमानों को वो दिन याद दिला रहे थे जब समाजवादी में उन्हें ठगा गया। लेकिन फिर भी मुसलमान मजलिस की तरफ रुख ना करके समाजवादी की तरफ रुख कर लेता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी वो समाजवादी बनती है। अब मजलिस के मामले में मजलिस क्यों हारी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुल्तानपुर से आसिफ रजा खां साहब मौजूद हैं, वक्ता हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। पार्टी चुनाव हारी है, हालांकि ग्रोथ हुआ है, वोट पाई है, लेकिन फिर भी हारी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार की वजह अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि मुसलमान के दिमाग पे एक नशा सवार था कि बीजेपी को हराना है, हटाना है, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। सबसे पहली वजह तो एक ये हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम हो पाया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतने कम वोटों से कहा जाए तो 0.5% बहुत ज़्यादा वोट होता ही नहीं है। और मुसलमान ज़्यादातर समाजवादी के साथ चला गया और समाजवादी को वोट दे करके समाजवादी के ऊपर विश्वास दिखाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर विश्वास न देने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि मुसलमान एक टारगेट पर था। जैसे किसी को कोई टारगेट दे दिया जाए और उसी टारगेट पर काम करता है, तो मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट वो लेकर के चलता है, यार बीजेपी को हटाना है। बीजेपी जो जितनी भी बीजेपी से परेशानी है वो सारी परेशानियाँ मुसलमान अपने सर पे लिए बैठा था। और सिर्फ मुसलमान ही, जब मुसलमान की बात आप करिएगा तो मुसलमान कहता है मुसलमान अकेले थोड़ी ना बैरिस्टर साहब की सरकार बना देगा। जब आप कहिए कि आप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करिए तो मुसलमान फौरन पलट के ये कहता है कि यार बैरिस्टर साहब अकेले सरकार थोड़ी बना लेंगे। सबसे पहले सवाल यही करता है। लेकिन जब मुसलमान अकेले 83% वोट करता है समाजवादी को, तब मुसलमान अपने आप से सवाल क्यों नहीं करता है कि यार अकेले ही तो हम वोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो कोर वोटर है समाजवादी का 19 से 20% शिफ्ट हो गया बीजेपी में, उस पर कभी कोई सवाल नहीं कर रहा। लेकिन 0.5% उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर अगर बैरिस्टर साहब के साथ चला गया तो इस पर वही मुसलमान जो 83% वोट समाजवादी को दिए हैं वही मुसलमान ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब ने हरा दिया। कहाँ से हरा दिया भाई? अगर आप 0.5% ओवैसी साहब वोट पा गए हैं, आप उस पर सवाल करें। आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैंने आपको 83% वोट किया, आप क्यों नहीं जीत पाए? सवाल तो ये भी कर सकते हैं ना। तो आप सवाल कि बैरिस्टर साहब से ही क्यों कर रहे हैं कि अगर 0.5% वो बैरिस्टर साहब ने वोट ले लिए तो समाजवादी इनकी वजह से हार गई। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि संगठन नहीं सही था मजलिस के पास, ऐसा कोई संगठन नहीं मजबूत जिससे वो जीत सके। देखिए, जब किसी भी राज्य में पार्टी कोई नहीं जाएगी
तो जाहिर सी बात है उसका झंडा डंडा उठाने के लिए कोई फौरन से कोई बड़ा फल नहीं जाएगा। तो शौकत साहब के साथ भी यही मसला है और वो पार्टी को ले आए उत्तर प्रदेश, और जब लेकर आए तो कोई वजूद नहीं था पार्टी का यहाँ पे। तो लोगों को जोड़ने के लिए जैसे तैसे जो भी मिलता गया संगठन मिलाते गए, तो वही बचपना आज भी है पार्टी में। ये अपनी कमियों को भी देखना चाहिए, गलत नहीं है अपनी कमियों। तो क्या नजर आया कमी क्या नजर आया? नॉन पॉलिटिकल लोगों की भीड़ है। इतनी बात कहूंगा कि नॉन पॉलिटिकल लोगों की भीड़ ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लोगों को लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप ये बताइए कोई भी 16-17 साल का लड़का पदाधिकारी होगा और कुछ 25 से 30 साल के एज वाले के पास जाएगा तो अपनी कौन सी बात रखेगा? वो कौन सी बात से अपनी पार्टी में ले आएगा उसको? या जिसका राजनीतिक 15 साल का उसके पास आप राजनीतिक कैरियर भेजेंगे तो क्या आप बताइए, वो किस बात से आएगा हमारे साथ? लेकिन ये कमी नहीं है पार्टी की, मैं तो कह रहा हूं ये हालात की मजबूरी है। जरूरी है कि संगठन रहे, जिसकी वजह से जो है वो बना दिया जा रहा है। ठीक है, एक वक्त आएगा, बड़े बड़े नेता आएंगे दूसरी पार्टियों से, तो इंशाल्लाह पार्टी का और ग्रोथ होगा। लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दलाल टेक दे दिया गया, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं मजलिस पर हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इस पर तो हम बहुत दिन से बात करना चाह रहे थे। दलाल ये एक साजिश है, और आरएसएस और तमाम जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां, पहली बात तो ये आपके एक बात स्पष्ट कह दूं, कोई भी पार्टी मुस्लिम के लिए मुस्लिम के हक में नहीं है। सारी की सारी पार्टियां मुस्लिम विरोधी हैं। यहाँ तक कि अखिलेश को तो उनके बाप ने भी कह दिया कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन मुसलमान फिर भी दिए जा रहा है धक्का। ठीक है, और दलाल शब्द की बात अगर किया जाए तो ये आरएसएस आइडियोलॉजी की एक सोची समझी साजिश है, जो एक बोलते हुए लीडर को मुसलमानों से छीनना चाहती है। अच्छा, दलाल आपको चुभता है, आपको दलाल चुभता है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके लोग सोशल मीडिया पे अदर मुसलमानों को दलाल, जुम्मन, दरी बिछाने वाला बहुत सारे लफ्जों से नवाजते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक अपने साथी को इस तरीके से टोल करना ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो ये बात ट्विटर पे भी कह चुका हूँ, ये बात कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से भी कह चुका हूँ। अपने ही लोगों को, अब जाहिर सी बात है, हमको तो उनको जोड़ना है ना, हमको उनको जोड़ना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, तभी तो पार्टी बढ़ेगी। अगर हम उनको दलाल और जुम्मन कहेंगे तो वो कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ? सीधी सीधी बात है। उनसे जितनी मोहब्बत से पेश आएंगे, अपनी आइडियोलॉजी, या बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है उनके अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको जितना समझाएंगे प्यार से मोहब्बत से, तभी तो आएंगे हमारे साथ। जुम्मन दलाल कहने से कौन आएगा? ये सब तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। दलाल लफ्ज भी सही नहीं है, जुम्मन भी सही नहीं है। हम जुम्मन आपको ना कहें, आप बैरिस्टर साहब को दलाल ना कहें, बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए, ये कहीं ना कहीं आक्रोश का कारण होता है। जो जुम्मन लफ्ज है ये आक्रोश का कारण होता है। ठीक है, ये जैसे ही कोई अदर पार्टी का नेता या कार्यकर्ता या वक्ता कोई भी बैरिस्टर साहब को दलाल कहेगा, तो जाहिर सी बात है बैरिस्टर साहब के चाहने वाले खामोश तो बैठेंगे नहीं। जिनको बुरा लगेगा तो वो कुछ ना कुछ नवाजेंगे कि नहीं नवाजेंगे, आपको कोई लफ्ज तो देंगे। मतलब रिएक्शन का एक्शन। जी, रिएक्शन का एक्शन कह सकते हैं आप इसको, लेकिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी ज़रूरत हमारी है लोगों को जोड़ने की। तो फिलहाल नहीं कहना चाहिए, जुम्मन हो या कोई भी लफ्ज़ हो। अपने भाई हैं, कलमागो ही हैं, तो कौन से अपने भाई को जुम्मन कहा जाए? यही सब ले डूबी हमें लगता है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये शब्द तो नहीं ले डूबा। हाँ, ये है कि ये दलाल की जो रणनीति है, ये जो आपका इसके पीछे का मकसद है दूसरे लोगों का या आरएसएस का, तो वो बैरिस्टर साहब को मुसलमानों से एक बोलता हुआ लीडर बैरिस्टर साहब के नाम का छीनना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि मुसलमानों की कोई आवाज़ न बनने पाए। क्योंकि उनको पता है अगर 542 सांसद में अगर कोई बोलता है मुस्लिम के हक में, तो वो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और अगर इनके साथ लोगों की पावर मिल जाएगी, या इनके विधायक, इनके सांसद
ज़्यादा हो जाएंगे, ये तो अकेले तंग किए रहते हैं हमको, कहीं इनके 10-15 सांसद आ गए हमारे तो हम तो और पागल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जितने लोग जुड़ेंगे, जितने वोटर इनके साथ होंगे, वोट बैंक होगा तो और मजबूत होंगे की वजह से, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, शब्द में जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? देखिए उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ग्रोथ होगा, और इस बार का वोटर मुसलमान, इस बार का वोटर मुसलमान हो, बैकवर्ड क्लास कोई भी हो, वो जो भी तरस था बीजेपी से, वो इस वक्त बीजेपी को हराने के सिवाय दिमाग में कोई मकसद ही नहीं रखेगा। न उसको शिक्षा से मतलब था, न उसको डेवलपमेंट से मतलब था, किसी भी चीज़ से उसको मतलब नहीं था। उसको एक, आप पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा करवा लीजिए वोटरों की, आप पूछिए कि इस बार का वोट आपने क्यों दिया है। कोई भी एक व्यक्ति अगर ये बता दे कि हमने शिक्षा को देख करके वोट दिया, डेवलप को देख कर, कोई भी नहीं बताएगा। सब बताएंगे बीजेपी को हराने की वोट किया, बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। सिर्फ बीजेपी हराने में हमारा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में ये हमारा रिजल्ट है। एक और आरोप लगता है कि मजलिस में लोग आते तो हैं लेकिन बड़ी जल्दी भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं। तो ये कमी आखिर क्यों है? क्यों लोग भाग जाते हैं मजलिस को? क्यों मजलिस में लोग रुकना क्यों नहीं चाहते? देखिए जाहिर सी बात है, जब आप व्यक्तिगत की राजनीति छोड़ करके कौम की राजनीति करेंगे तो मलाई काटने में थोड़ा समय लगेगा। गुड्डू जमाली आए, हरीश मिश्रा आए, बहुत सारे ऐसे नेता आए और चले गए। देखिए उम्मीद उनकी जो थी, वो एक उम्मीद लेकर हमारे पास आए कि हम जाएंगे और मुसलमान हमको विधायक बना देगा, मुसलमान वोट देगा, हमको नेता बना देगा। उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। और जहाँ तक हरीश मिश्रा की बात करें, हरीश मिश्रा का उनका आरोप है कि हमको मुसलमान वोट ही नहीं दिया। मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान ने नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया, आप अपनी बिरादरी ले लेते ना, आप आपको नेता क्यों नहीं बना देती? आप मुसलमान पर आवाज़ अगर उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान ने हमको वोट नहीं किया, वैसी साहब को उनकी बिरादरी वोट नहीं करती, तो यार सबसे पहले तो अपने आप को देखो ना, आपको आपकी पार्टी आपकी बिरादरी आपको वोट नहीं की। सवाल है कि नहीं है? गुड्डू जमाली क्यों चले? देखिए गुड्डू जमाली को फ्यूचर में नेतागिरी उनको करनी है भाई, पुराने राजनीतिक आदमी हैं, और दूसरी बात व्यापारी भी हैं। राजनीति से हट करके दूसरा रुख अगर उनका देखा जाए तो एक बड़े व्यापारी हैं। तो जाहिर सी बात है व्यापारी है तो सरकार से पेंच कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, और जहाँ से बचने की उम्मीद हो इंसान वही जाता है। तो आपको लगता है मायावती के साथ रहकर वो बच जाएंगे? जी जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पैक तो है ही, और मायावती जी अगर कह देंगी तो बच ही जाएंगे। अच्छा, एक और नाम था चुनाव के दरमियान में जुड़ गया था मजलिस के साथ में, वो था अतीक अहमद। अतीक अहमद की वाइफ, अतीक अहमद के पुत्र बड़े जोरों शोरों से मेहनत कर रहे थे, उनका पता नहीं चल रहा था। पता नहीं चल रहा है क्यों? देखिए इसके बारे में तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि क्या मामला हुआ, क्यों नहीं लड़े। ठीक है, दूसरी बात आप ये तो समझ ही रहे हैं, सरकार का दबाव है, कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे हैं। अभी उनके बड़े बेटे पे मुकदमा था ही, अली पे भी मुकदमा हो गया, बड़ा बेटा फरार था, दूसरा बेटा भी अली भी फरार हो गया। तो ऐसे मुश्किलात में कौन चुनाव लड़ता है या कौन जाके डायरेक्ट दुश्मनी लेता है? अक्लमंदी थी उनकी, नहीं लड़े वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हर वो सवाल जो आप चाहते हैं पूछने के लिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ी और क्यों नहीं जीती, इस पर हमने बात किया और आपने सुना कि आसिफ रजा खान ने क्या बयान दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी वक्त है, अब 2027 तक इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, बहुत सारे चुनाव हैं। उन सभी चुनाव में सभी पार्टियों को ताकत झोंकनी होगी। कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स पे जरूर राय दें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को साझा करें, और खास बात अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।